हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में और इसकी प्रैक्टिस सेट ली जा रही है प्रैक्टिस सेट 24। इसके पहले की 23 प्रैक्टिस सेट आपको साइंस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो जिसने भी वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन किए गए हैं और आप सभी के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आज से आपको वीडियो साइंस का मिलने वाला है दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। तो जिसको हिंदी में प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश में पढ़ ले और जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी में पढ़ ले, ओके। और ये वीडियो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, लास्ट तक देख के अपने कमेंट बताया करिए आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ आपको एक लास्ट में क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉइड ऐप अब लॉन्च हो चुका है, तो जिसने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल करिए। आप लोगों को यहाँ पे डेली साइंस का क्विज भी मिल रहा है, क्विज आप लोग करिए और अपने स्कोर भी देख लीजिए, आपकी रैंकिंग क्या आ रही है वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको वॉइस मैसेज के साथ इसका रिवीजन भी मिलने वाला है, ठीक है ना। तो काफ़ी हेल्पफुल है ये ऐप, आप लोग जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़िए। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, द बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से क्या करेक्ट होगा। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन भी यानी कि एसिटिब्युलेरिया, ठीक है। एसिटिब्युलेरिया जो होता है वो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव माना जाता है। एक कोशिकीय जीव में आप सभी जानते होंगे कि अमीबा, यूग्लिना ये सब एक कोशिकीय जीव है, पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा एसिटिब्युलेरिया। इसका आप लोग डायग्राम भी देख लो, ओके। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या होता है ये। एसिटिब्युलेरिया जो होता है वो ग्रीन शैवाल का एक जीन होता है, ठीक है। ग्रीन शैवाल का एक जीन होता है, आमतौर पर कहाँ पाया जाएगा? तो उपोष्ण कटिबंधीय जल में यह पाया जाता है। एसिटिब्युलेरिया एक एकल कोशिका वाला जीव है, लेकिन आकार में काफ़ी क्या है? बड़ा होता है, विशाल होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ओके। तो क्वेश्चन को पढ़िए। 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं, यानी कि एथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज। क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है यानी कि परिशोधित स्प्रिट या फिर रेक्टिफाइड स्प्रिट, ओके। क्या हो जाएगा? परिशोधित स्प्रिट या रेक्टिफाइड स्प्रिट। समझ में आ गया यहाँ तक? आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है ये। तो रेक्टिफाइड स्प्रिट इज द कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर विच एथेनॉल फॉर्म्स विथ वाटर। कैसे बनाया जाता है? तो एथेनॉल में वाटर मिला करके ये बनाया जाता है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने इसमें % ऑफ वाटर होते हैं, तो 5% ऑफ वाटर इसमें होते हैं, ठीक है। रेक्टिफाइड स्प्रिट में 5% वाटर होता है, बाकी 95% जो होता है, 95% क्या होता है? तो ये एथेनॉल होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए क्या है। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y = mt + v द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है, यानी कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? बताइए, जल्दी से बताइए। आप लोगों को डायग्राम में यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शंस यानी कि एक समान त्वरण के साथ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ चल रहा होगा, ठीक है। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है, तो वो चल रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, ओके। यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए क्या है। प्रकाश श्वसन का अवस्थर है, यानी कि द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज। क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर जैसे कि आपको इमेज में दिख ही रहा होगा, इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है यानी कि पायरुविक अम्ल, ठीक है। क्या करेक्ट है? पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? C3H4O3। क्या होता है? C3H4O3, याद रखिए इसको। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ओके। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? पायरुविक एसिड अल्फा कीटो एसिड का सबसे सरल है, यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। यह क्या होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला जैसा कि अभी आपने देखा था C3H4O3, ये क्या होता है? पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं, यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर जनरली मेड फ्रॉम। क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट? तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शंस यानी कि संक्रमण धातु या फिर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। संक्रमण धातु यानी कि ट्रांजिशन मेटल से बनाए जाते हैं क्या? कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? आप लोग देखिए यहाँ पे ये जो इतने दिख रहे हैं ये क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। तो मेनली डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन मेटल। क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल, ओके। आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है।
transition metals as any element in the D block of the periodic table which includes groups 3 to 12 on the periodic table। जैसे कि अभी आपने डायग्राम में देखा था कि ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक के ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। और जो F ब्लॉक होते हैं उनको क्या कहते हैं, जिसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, आप लोग डायग्राम में फिर से एक बार देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल्स, और ये जो नीचे है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। और ये किस में आता है, तो ये एफ ब्लॉक में आता है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए क्या है। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है। जब बस अचानक से अगर मुड़ जाएगी तो उसमें खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर जाएगा, इसका कारण क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन बी, यानी कि गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वह क्या होता है, बाहर की ओर गिरता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है, पढ़िए इसका एक्सप्लेनेशन। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व यानी कि इनर्शिया कहलाता है। समझ में आ गया, यानी कि वस्तु जो स्थिति में है उसी स्थिति में वह बना रहना चाहता है, यदि उसकी अवस्था परिवर्तन होती है तो वह उसका विरोध करता है। इसीलिए जब बस अचानक से मुड़ती है तो वह क्या करता है, बाहर की ओर गिर जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यह किसका एग्जाम्पल है, यह गति के जड़त्व का एग्जाम्पल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, क्वेश्चन 7 क्या पूछ रहा है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट होगा। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर है, यानी कि रिच इन एसेंशियल अमीनो एसिड, इसमें क्या होते हैं, पशु प्रोटीन में ज़्यादातर होते हैं, इसलिए इसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। यहाँ तक क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बैटरी के प्रचालन का मुख्य सिद्धांत क्या है, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है, ये पूछा गया है। यानी कि द फंडामेंटल ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल इन द ऑपरेशन ऑफ द बैटरी इज, क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से क्या करेक्ट है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत अपघट, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत होता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन 9 आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़िए क्या है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, यानी कि लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू, 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी, यानी कि प्रतिदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्रतिदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन से संबंधित है। क्या होता है ये इल्यूमिनेशन, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। Lambert's law state that the loss of light intensity when it propagates in a medium is directly proportional to the intensity and the path length। यानी कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है, लाइट की तीव्रता होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के, एंड पाथ लेंथ यानी कि जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए आप लोग डायग्राम में, ये जो लाइट है, ये लाइट यहाँ से जा रही है, और ये लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, इंटेंसिटी पे, और उसके पाथ लेंथ पे डिपेंड करती है। यही होता है लैम्बर्ट्स का लॉ। क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए। कैल्प क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है कैल्प क्या होता है। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो। कैल्प क्या होता है, समुद्री शैवाल होता है एक प्रकार का, जिसमें आयोडीन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन 11 आपकी स्क्रीन पे है। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रेड ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से क्या करेक्ट है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग। ठीक है, क्या करेक्ट हो जाएगा, रिसाइकलिंग करेक्ट होगा इसका आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहले पढ़ लीजिए रिसाइकलिंग क्या होता है। तो रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट। द रिसाइकेबिलिटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी। यहाँ तक क्लियर हुआ। पुनः चक्रण अपशिष्ट पदार्थों को नई सामग्री और वस्तुओं में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया होती है। समझ में आ गया। रिसाइकलिंग क्या होता है, वेस्ट मटेरियल से कोई नया मटेरियल बनाना। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए क्या है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि, तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, वुलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज ऑफ। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऊन जो होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होती है, यानी कि वुल इज द बैच कंडक्टर, या फिर इसको इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ऊष्मा का कुचालक होती है, इसलिए ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 पढ़िए क्या है। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है।
आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, तो कौन सा नाइट्रोजनस उर्वरक नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट? तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी यानी कि सुपर फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? सुपर फॉस्फेट जो है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं है। यहाँ तक क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन पे पढ़िए। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मिलान सही है वो आपको बताना है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी यानी कि सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है, यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, सॉल्ट पीटर समझ लीजिए क्या होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक होता है, इसका अणु सूत्र क्या होता है? KNO3 होता है। क्या होता है? KNO3। इसे सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। यह एक आयनिक लवण है। पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा नामक खनिज के रूप में मिलता है और नाइट्रोजन का प्राकृतिक ठोस स्रोत होता है। ये क्या होता है? नाइट्रोजन का प्राकृतिक ठोस स्रोत होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो सॉल्ट पीटर को पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है क्योंकि यह इसका रासायनिक नाम होता है। इसका अणु सूत्र क्या होता है? तो इसका अणु सूत्र होता है KNO3। यहाँ तक क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? यानी कि द वर्किंग ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन, क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन डी यानी कि पियाजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। क्या हो जाएगा? पियाजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर यह आधारित होता है। क्या होता है पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? आइए हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। कुछ ठोस पदार्थों पर यांत्रिक प्रतिबल लगाने पर उन पर आवेश एकत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि किसी ठोस पदार्थ पर यांत्रिक प्रतिबल लगाया जाएगा तो उन पर आवेश यानी कि चार्ज जो होगा वो एकत्र हो जाएगा। इसी को दाब विद्युत कहते हैं तथा इस प्रभाव का नाम दाब विद्युत प्रभाव रखा गया है, ठीक है? दाब विद्युत प्रभाव के बहुत से उपयोग होते हैं, जैसे ध्वनि के अस्तित्व का पता लगाना। क्या करना? ध्वनि के अस्तित्व का पता लगाना, या फिर ध्वनि उत्पन्न करना, उच्च विभव उत्पन्न करना, या फिर सूक्ष्म तुला, इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति जनित्र, गैस लाइटर आदि क्या हैं? दाब विद्युत प्रभाव के एग्जाम्पल है, यानी कि इसका उपयोग के उदाहरण है। क्लियर हो गया क्या होता है दाब विद्युत प्रभाव? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। द एडिशन ऑफ द जिप्सम टू द पोर्टलैंड सीमेंट्स हेल्प्स इन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या हो जाएगा? बताइए 16 का आंसर क्या करेक्ट है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सीमेंट के शीघ्र जमने में, द रैपिड सेटिंग ऑफ द सीमेंट। क्लियर हो गया? पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है कि सीमेंट शीघ्र जमने लगता है, इसी में उसको मदद मिलती है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? यानी कि द पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन होल इज। क्या हो जाएगा? आप सभी को इसका आंसर करेक्ट है, पता ही है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाता है? CFC, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पे पाया जाता है? तो ये रेफ्रिजरेटर वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलते हैं? तो रेफ्रिजरेटर से हो गया, AC से हो गया, ये सबसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं जो कि ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन पे पढ़िए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय में सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? विच कॉम्बिनेशन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट टाइम। 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या करेक्ट है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, लाल और हरा, यानी कि रेड एंड ग्रीन जो कलर होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्ट कन्वीनियंट होते हैं ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम। क्लियर हो गया यहाँ तक? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बॉल को लपकते समय यानी कि कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे खींच लेता है? आप सभी ने देखा होगा कि कैच करते टाइम थोड़ा सा हाथ को नीचे लाया जाता है, तो वह किसकी वजह से, यानी कि किस चीज़ को कम करने के लिए लाया जाता है? तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी, आवेग यानी कि इम्पल्स को। इम्पल्स क्या होता है? आइए एक्सप्लेनेशन में बताते हैं कि किसको कम करने के लिए। क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपना हाथ पीछे ले जाता है क्योंकि गेंद के द्वारा आरोपित बल का मान कम करने के लिए क्रिकेट खिलाड़ी क्या करता है? गेंद लपकने में अपने हाथ को पीछे ले जाता है, जिससे कि उसके हाथ में कम चोट लगती है, क्योंकि संवेग यानी कि इम्पल्स परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे आपको? आप सभी ने देखा होगा कि क्रिकेट खिलाड़ी जो होते हैं बॉल को कैच करते समय अपना हाथ थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। तो वह क्यों पीछे ले जाते हैं? क्योंकि आरोपित बल का मान कम करना होता है, जिससे कि उनके हाथ में कम चोट आए, और परिवर्तन जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो क्या होती है? लगाए गए बल के समानुपाती होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, क्या पूछ रहा है? द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। घटती है, बढ़ती है, वैसी ही रहती है या फिर सहसा गिर जाती है? तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन करेक्ट होगा, वैसी ही रहती है, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या हो जाएगा? रिमेन्स अनचेंज्ड। कब? जब माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी रहेगी? वैसी ही रहेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और प्रकाश की गति क्या होती है? प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हमेशा के लिए मेजरमेंट किया गया है ना, तो माध्यम का तापमान कैसा भी होगा, प्रकाश की गति तो वैसी ही रहेगी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पे है। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या करेक्ट है? 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन पढ़िए क्या है। फॉर अ बॉडी मूविंग विथ अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर। जैसे कि आपको देखिए डायग्राम में दिख रहा है, ये नॉन लीनियर डायग्राम बना हुआ है। ओके, क्लियर हो गया? ग्राफ कैसा आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ जो आएगा वो नॉन लीनियर आएगा। कब आएगा? जब एक असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहा होगा कोई पिंड। क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसको याद रखिए। रबड़ से सल्फर को गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रबड़ से सल्फर को गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या करेक्ट है? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वल्केनाइजेशन। क्या कहते हैं? वल्नीकरण, यानी कि वल्केनाइजेशन होता है रबड़ से सल्फर को गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें गंधक या फिर इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबड़ या संबंधी बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है। यानी कि जो टायर वगैरह होती है ना, टायर वगैरह को क्या होता है, अधिक गुणवत्ता बनाने के लिए उसमें सल्फर मिला करके अच्छे से उसको बनाया जाता है, जिससे कि उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, सल्फर को मिलाने से रबड़ में मौजूद बहुलक श्रृंखलाएं परस्पर क्रॉस लिंकित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तो क्रॉस लिंकित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं वल्कनीकरण, यानी कि वल्कनाइजेशन। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त को लाती है? आपको याद रख लेना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही शिरा ऐसी होती हैं जिसमें शुद्ध रक्त रहता है, बाकी जितनी भी शिराएं होती हैं सब में अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फुसफुस शिरा, यानी कि पल्मोनरी वीन्स। तो पल्मोनरी वीन ही एकमात्र ऐसी वीन है जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। बाकी सारे ही शिराओं में यानी कि वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा जरूर से। आइए चलते हैं क्वेश्चन 24 आपकी स्क्रीन पे। रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होती है? इन अ रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूस द कूलिंग? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 24 का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। द इवेपोरेशन ऑफ अ वॉयलेट लिक्विड के कारण क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में शीतन होती है। क्लियर हो गया? ठंडक होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 25 आपकी स्क्रीन पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या करेक्ट है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण, यानी कि द कैपिलरी एक्शन फिनोमिना। कैपिलरी एक्शन फिनोमिना से क्या होता है ना, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एक है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो पानी भरा होगा तो जिसमें देखिए जो ज़्यादा पतली होगी, जिसका एरिया सबसे कम होगा, उसमें सबसे ज़्यादा पानी ऊपर की ओर जाएगा, और जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा देखिए उसमें सबसे कम पानी ऊपर की ओर चढ़ा है। ठीक है ना, यहीं तक चढ़ा है। और इस वाले में देखिए पानी का लेवल कहाँ तक चढ़ गया है। आइए आपको समझा देते हैं क्या होता है। कैपिलरी एक्शन इज द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो इन अ नैरो स्पेस विदाउट द एग्जिस्टेंस और इवन इन द अपोजिशन टू द एक्सटर्नल फोर्स लाइक ग्रेविटी। यानी कि क्या होता है, ये एबिलिटी होती है लिक्विड की फ्लो करने की नैरो स्पेस में विदाउट द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, किसी भी प्रकार का फोर्स लगाए बिना जो पानी होता है या फिर लिक्विड होता है वो अपने आप क्या करता है, नैरो स्पेस में ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, यानी कि केशिकीय क्रिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? का क्वेश्चन इसमें नहीं दिया गया है। तो कल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जीव में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लोरोफिल। ठीक है, पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे कि जीव में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन पढ़िए। चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था?
4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से क्या करेक्ट है कमेंट करके आप लोग इसका आंसर बताइए। साथ ही साथ आप बताइए कि आपको साइंस की आज की प्रैक्टिस सेट कैसी लगी और 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।